बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम फोकस में कराची स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था, कराची स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी गई, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, 100 इंडेक्स माइनस से प्लस हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि कराची स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, लेकिन आज हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कराची स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स की पोजीशन 45,700 रही और ये 400 पॉइंट प्लस हुआ। और हमने ट्रेडिंग के दौरान देखा कि 100 इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर रही, सरमायाकारी का रुझान देखा गया, ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। 394 पॉइंट्स प्लस पर मार्केट आज क्लोज हुई, 45,700 का लेवल रहा। 187 कंपनी जैसी थी जिनकी शेयर्स ग्रीन स्केल पर रहे, 103 कंपनी जैसी थी जिनकी शेयर्स माइनस में रहे। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज रिकवरी देखी गई। गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स बहुत तेज़ी से नीचे गया था, आज हमने इसकी पोजीशन में काफ़ी बेहतरी देखी, जिसकी बुनियादी वजह बहुत सारी बताई जा रही हैं, लेकिन बहरहाल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की वजह से कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, लेकिन रुपए पर बदस्तूर दबाव है, जिसकी वजह से सरमायाकार इंतहाई मोहतात हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी, बिजली का बम भी गिरने वाला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। बहरहाल कराची स्टॉक मार्केट में आज सरमायाकारों ने मोहतात अंदाज में सरमायाकारी की, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। अब बात की जाएगी करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन की। करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन आज भी बेहतर रही, रुपये की कदर में आज कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपये 70 पैसे, 305 रुपये 75 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ। इसमें तकरीबन 25 से 30 पैसे का हमने ट्रेडिंग के दौरान इजाफा देखा। आखिरी हफ्ते के कारोबारी रोज़ 305 रुपये 47 पैसे पर इंटरबैंक में डॉलर बंद हुआ था। उसके बाद अगर मैं ओपे मार्केट की बात करूं तो ओपे मार्केट में डॉलर की पोजीशन बेहतर रही रुपए के मुकाबले में। ओपे मार्केट में भी डॉलर 328 रुपये से बढ़कर 330 रुपये का हुआ। दौरान ट्रेडिंग ओपे मार्केट में डॉलर 332 और 333 रुपये की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। रुपए पर दबाव बदस्तूर जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में हमें इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ करनी है, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है, जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी होगी और रुपये पर मज़ीद प्रेशर डेवलप होगा। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि रेमिटेंसेज हमारी हिट हुई हैं, ब्लैक मार्केट की वजह से डॉलर की स्मगलिंग का रुझान देखा जा रहा है। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से रुपये की कदर तवातुर के साथ गिर रही है। इसके अलावा एक बड़ी खबर, आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को दी हैं। बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हुआ है। ये बड़ी अहम बैठकें बिजनेस कम्युनिटी की हुई हैं आर्मी चीफ से। और हफ्ते के रोज़ आर्मी चीफ ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, इतवार के रोज़ आर्मी चीफ ने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। बड़े पैमाने पर ये मुलाकातें हुई हैं और अगर ये कहा जाए कि इससे पहले इतनी बड़ी बैठकें नहीं देखी गई तो ये गलत ना होगा। आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर भी गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। 750 अरब रुपए के कर्जे, सूद की अदायगियाँ इसके अलावा PIA को अदा करने हैं। PIA एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों की अदायगियाँ ना हो सकीं। PIA ने संबोल एयरपोर्ट को 30 लाख डॉलर और सऊदी अरब को 4.5 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ करनी है, जबकि मुलाजमीन PIA के सरापा एहतजाज है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। PIA ने अगस्त के महीने में तनख्वाहें सिविल एविएशन अथॉरिटी का अकाउंट से अदा की हैं। आइंदा आने वाले दिनों में PIA कहाँ पर स्टैंड करेगी, इस मौजू पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। इसके अलावा कराची समेत मुल्क भर में ताजरों के मुजाहरे बदसूर जारी हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस ना हुई। कराची की सरकर्दा ताजिर तंजीमों ने मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। ताजिरों ने कराची में 2 रोज़ मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद किया, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल का बम गिरा, गैस का बम गिरा और अब बिजली का बम गिरने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से ताजिरों ने वीडियो बयान जारी किए हैं। शर्जील गोपलानी और रिजवान इरफान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पहली तारीख को कराची के ताजिरों ने एक पुरअमन हड़ताल की थी और उसमें बताया गया था कि 72 घंटे में जो है गवर्नमेंट फैसला करे कि वो बिजली के बिल जो है उसमें कमी की जाए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि 48 घंटे में जो है हम बताया जाएगा कि भाई मामा को रिलीफ दिया है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। तो अब जो है हम एहतजाज का दायरा वसी भी करेंगे और जो सिलसिला होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इस सिलसिले में अब हमारी मशावरत होगी तमाम कराची के ताजिरों से, फिर फैसला किया जाएगा कि आया कि अब जो हड़तालें जो है वो उसके दौरानियाँ बढ़ाई जाए या जो है वो आप समझ सकते हैं कि जो उसके धरने हैं वो किए जाए। तो अब जो है वो फैसला हम करने जा रहे हैं। कराची में 2 रोज़ा हड़ताल के बावजूद अब तक ना किसी हुकूमत नुमाइंदे ने रब्ता किया है, ना ही हुकूमत ने कोई पॉलिसी डिक्लेयर की है कि कराची इलेक्ट्रिक का मामला क्या होगा, बिजली के नरखों का क्या होगा, और
महंगाई को किस तरीके से काबू किया जाएगा। हमने भरपूर अपना पुरअमन एहतजाज एक और करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मामला हल नहीं हुआ है। हम बहुत जल्द तमाम ताजिर तंजीमों दोबारा मशावरती इजलास कॉल कर रहे हैं और इसके बाद आइंदा के एहतजाजी लाएमल का ऐलान करेंगे। बिल्कुल, आइंदा बहुत जल्द ताजिर अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। मुशावरती इजलास का सिलसिला शुरू हो गया है, अब क्या होगा ये देखना बाकी है। ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया गया, हड़ताल की गई, शटर डाउन हड़ताल बड़े अरसे के बाद हमने देखी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बड़ी अहम खबर यह है कि कराची के लिए बिजली मजीद 10 रुपये 32 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। कराची के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा को मौसूल हो गई है और नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। बिजली का बम भी गिरेगा। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि महंगाई इस वक्त तारीखी सतह पर है। सरकारी एदाद शुमार तो कुछ और बताते हैं, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो पेट्रोल महंगा होने से, गैस महंगी होने से, बिजली महंगी होने से हर शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई की नई लहर ने जन्म ले लिया है और आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की तवक्को है और इसी वजह से ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा उसमें शरह सूद में इजाफा होगा। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे वेलकम बैक। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की थी हफ्ते वाले दिन और इतवार के दिन दूसरी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, यानी हफ्ते के रोज़ कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी बैठक की, उसके बाद इतवार के रोज़ लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी बैठक की और इस हवाले से हम बात करेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम मोहम्मदी ने, जो कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन इंडस्ट्री के नायब सदर हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। हफ्ते के रोज़ कराची की बिजनेस कम्युनिटी से सिपह सालार आर्मी चीफ की बड़ी अहम बैठक हुई, 4 घंटे तवील मुलाकात हुई, बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। 50 से ज़ायद बिजनेस मैंस ने इस मुलाकात में हिस्सा लिया। काटी, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, आबाद, ताजरान, इसके अलावा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर, तमाम शोबों के बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमाओं ने इस मुलाकात में शिरकत की। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त रहा इस मुलाकात में। क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, क्या ग्रीन सिग्नल्स मिले, क्या खुशखबरियाँ मिलीं और एतमाद बहाल हुआ है बिजनेस कम्युनिटी का। मुस्लिम मोहम्मदी साहब, आप वहाँ मौजूद थे, थोड़ा बताएं मीटिंग का अहवाल। आर्मी चीफ ने एतमाद में ले लिया आप लोगों को, आप लोगों का मोराल काफ़ी बुलंद हुआ है, क्या क्या बातें हुई? तकरीबन आर्मी चीफ से 50 से ज़ायद बिजनेसमैन ने मुलाकात की। इससे पहले हमने इतनी बड़ी बैठक नहीं देखी। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हुआ है हमारे सिपह सालार का, आसिम मुनीर साहब का, वो इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कम से कम मैं, अगर आप देखें, इफ़ यू लुक बैक, मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई मीटिंग और इतनी फ्रूटफुल और हौसला अफजा मीटिंग इससे पहले हुई है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिपह सालार ने, हमारे रहबर ने हमें बिल्कुल ओपनली कॉन्फिडेंस में लिया। जो मुल्की मसाइल हैं उसके ऊपर पहली दफ़ा खुल के बात की और उसके सद्देबाब के लिए भी जो उनकी हिकमत अमली है और चीज़ें हैं उसके ऊपर बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हम लोगों को समझाया। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि जिस वक्त मैंने अपना एक मुख्तसर सा बयान या उसके अंदर पार्टिसिपेट किया तो मेरे ओपनिंग सेंटेंस ये थे कि सर, बिज़नेस के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी स्पीच सुनने के बाद और आपके ख्यालात सुनने के बाद जब हम इस कमरे में दाखिल हुए थे तो हमारा स्ट्रेस लेवल 1 था और अब जब तकरीबन 3-3.5 घंटे गुजर चुके हैं तो हमारा और जितने भी यहाँ पे हाजिरीन हैं उनका स्ट्रेस लेवल क़दरे कम हो चुका है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा कर लें कि ये कितना कामयाब सेशन रहा होगा। बिल्कुल। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई? सऊदी अरब, यूएई, कतर, चाइना पाकिस्तान में मुस्तक़बिल में सरमायाकारी करने का ख्वाहिशमंद है, इस हवाले से क्या आपसे गुफ्तगू की गई जिससे आप लोगों का एतमाद मजीद बहाल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, कतर, ये सारे ममालिक हमारे साथ किसी न किसी ज़ाविये से एफडीआईज़ की सूरत में और इन्वेस्टमेंट्स की सूरत के अंदर
یہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے اور انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کہ مشکلات بہت ہیں مگر اگر ہماری یہی سمت رہی تو یہ اتنی خوشائند سٹیپس ہیں کہ اس سے بہتری کی امید آپ کو بالکل نظر آئے گی. اور اس کے نتائج ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پروگرام ہے کہ آپ کو اس کے نتائج کوئی 6 مہینے کا منصوبہ یا کوئی 2 سال کا پروگرام یا یہ 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اس کے جو ریزلٹس ہیں آپ کو انشاءاللہ فوری نظر آئیں گے. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ہوپفل ہوں وہ SIFC پروگرام ہے جو کہ جس کا انیشیٹو لیا ہے اور جو کہ اب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ ایگریکلچر میں بلکہ دوسرے شعبوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ SIFC جو ہے وہ بیسکلی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن پروگرام ہے بالکل. اور اس کے اندر ریڈ ٹیپزم کا کہیں بھی عمل دخل نہیں ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ فوری ہوں گے اور انسٹنٹ ہوں گے. مطلب اس کاؤنسل میں آرمی کے نمائندگان ہوں گے اور بزنس مینز ہوں گے, بیوروکریسی نہیں ہوگی. کہنے کا مقصد یہ آپ کا؟ جی, بیوروکریسی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ لاجسٹکس کے حوالے سے بیوروکریسی انوالو ہو مگر جو فیصلے ہوں گے وہ دین اینڈ دیر ہوں گے, فوری ہوں گے اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ آپ کو اچھے نظر آئیں گے. بہت اچھی بات ہے, اسپیشلی ان ایگریکلچر. بہت اچھی بات ہے. اسی حوالے سے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے صدر ہیں فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے عرفان اقبال شیخ اور صدر کراچی چیمبر آف کامرس محمد طارق یوسف نے. ان سے بھی اس ملاقات کے حوالے سے جانیں گے, یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. طارق یوسف صاحب, ملاقات تو بڑی فروٹفل رہی, ہفتے کے روز آپ لوگوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے وہاں پر پوائنٹس ریز ہوئے تھے. کیا کہا آرمی چیف نے اسمگلنگ کلچر کو لے کر اور بزنس کمیونٹی نے کیا کیا پوائنٹس رکھے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات سے شروع کروں گا کہ میٹنگ کس طرح سے شروع ہوئی اور اس کے کیا آبجیکٹ میں ہم نے فیل کیے کہ ہیں. پاکستان تو گزشتہ 1 سال سے ایک معاشی بحران کا شکار ہے اور معاشرے کے اندر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کا جو سینیریو ہے وہ بہت ہی مدھم ہو چکا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے چیف صاحب نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی تھی اور انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے, پاکستانی کے حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سلسلے میں جو انہوں نے ایفرٹس کی ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا, جس کے مطابق سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے جو پاکستان کی معیشت کو نیا رخ دے گا وہ SIFC کا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر فارن انویسٹمنٹ جو ہے اس کا بہت انٹرسٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. ایک خطی رقم جو ہے وہ آلریڈی کمٹ ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ جو ہے یہ سعودی عرب اور دبئی سے ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. اس کے بعد مزید ایگریمنٹس بھی ہونے والے ہیں جو قطر, کویت سے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈالر کی جو کمیابی کا جو ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں موجودہ انڈسٹری جو ہے وہ بھی متاثر ہے, وہ اس بحران سے نکل آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکے گا. تو یہ انہوں نے ایک میسج دیا کہ بلیو ان پاکستان, ورک فار پاکستان, اور جو دشواریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ہمیں امید ہے کہ جس عزم کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتری آ جائے گی. طارق یوسف صاحب, اسمگلنگ کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ ڈالر کی اسمگلنگ جاری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنسز ہماری ہٹ ہوئی ہیں, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. اس حوالے سے میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں, انویسٹمنٹ نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ میں نے بھی وہاں پر ریس کی تھی بات کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے فورن انویسٹر نہیں بلکہ پاکستانی انویسٹر جو ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے وہ بھی اس ملک میں صحیح طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. ضرورت اس بات کی ہے کئی سالوں سے جاری ہے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کا مداوع ہو جائے, ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال انتہائی کمفرٹیبل اگر ہو جائے تو یقیناً انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی شائع کموڈٹی ہے, وہ آ جائے گا اور اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا دور ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتا ہے اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کر لیں. اسمگلنگ کا جہاں تک تعلق ہے, اسمگلنگ ایک مینیاس ہے اور چل رہا ہے. چیف صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے. اگر اس ملک میں اسمگلنگ ختم ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اندر انڈسٹریلائزیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے بلکہ یہ جو ڈالر کے اوپر غیر ضروری دباؤ ہے, یہ جو ایک انفلیٹڈ ویلیو پہ ڈالر بک رہا ہے, آپ کو یہ بات جان کے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بلیک منی ہے یہ ہمارے آفیشیل ٹرن اوور کا نیگلیجبل حصہ ہے.
لیکن اس کی ویلیو کو اتنا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 10% زیادہ ہے کہ جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ اس سے متاثر ہونے لگی ہے. ایک مائنر بزنس کی وجہ سے میجر بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو اگر یہ اسمگلنگ کا سسٹم ختم ہو جائے گا, یہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی غیر قانونی ڈالرز کی, تو ہر چیز جو ہے اس پہ ایک پازیٹو امپیکٹ آئے گی. اچھا طارق صاحب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, سعودی عرب کتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, وہ اماؤنٹ بھی ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں. اس کے علاوہ یو ای کتنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, تقریباً وہ کتنے ارب ڈالرز ہیں جو پاکستان میں لائے جائیں گے بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں, جس سے ہمارا معاشی پہیہ چل سکے گا. اس کے علاوہ وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ جو زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں, امن و امان کی خراب صورتحال ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. تو تھوڑا ڈسکرپٹیولی ہمیں بتائیں کہ وہ اماؤنٹس کتنا ہے جس کے اوپر ہم سب انحصار کر رہے ہیں. دیکھیے ایک خطیر رقم ہے, میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں جی, وہ ایک خطیر رقم ہے, اور وہ میں آپ کے اس حد تک شیئر کر سکتا ہوں. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو آپ نے بات کی ہے زمینوں کے قبضوں کے سلسلے میں, اس سلسلے میں انہوں نے وہیں دین اینڈ دیئر ہدایات جاری کی کہ اس قسم کی شکایت ہو اس کا فوراً مداوع کیا جائے. یعنی دین اینڈ دیئر ہدایت جاری کر دی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا جائے اور جو زمینوں پر قبضے ہیں یا بتہ مافیا ان کو لگام ڈالی جائے. جی بالکل. اچھا مسلم محمدی صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر کچھ سسٹمز کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے وہاں پر, کہ سندھ میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کو بڑے تحفظات ہیں, انڈسٹریلسٹ کو بڑے تحفظات ہیں, انویسٹرز جو ہیں وہ سرمایہ لگانے سے گھبراتے ہیں. تو اس حوالے سے وہاں پہ پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی بات یہ ہے کہ جو سسٹمز چل رہے ہیں سالہ سال سے, اس کے بارے میں بھی بات ہوئی, اور وہ یہی ہے کہ ان سسٹمز کو ٹھیک کیا جائے. کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی بزنس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قسم کی میل پریکٹسز سے ہمیشہ جو نقصان ہوتا ہے وہ بزنس کمیونٹی کا اور بزنس ہاؤسز کا ہوتا ہے. اور اول آخر وہ ساری چیزیں چاہے وہ ڈالر ہو یا ایف ڈی آئیز ہوں یا سرمایہ کاری ہو, جب تک کہ چیزیں ان پلیس نہیں ہوں گی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہوگی, یہ چیزیں پھر ڈیٹرنٹ بنتی ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے. تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے بہت مثبت نتائج نظر آئیں گے. اچھا طارق صاحب, مہنگائی کی وجہ سے تاجر سڑکوں پر ہیں, احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے, یہ پوائنٹ بھی ریز ہوا ہے وہاں پر. اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ عنقریب کچھ ایسی ریلیف دیا جائے گا, عوام بھی بیتاب ہے ریلیف کے لیے, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ میں نے خود ہی یہ بات میں نے بھی چھیڑی, اور میں نے کہا تھا کہ جی بجلی کے بلوں کی وجہ سے ایک عام آدمی بے انتہا پریشان ہے, بالکل, اور جو ایس ایم ایز ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. میری یہ پروپوزل تھی وہاں پر کہ کوئی انٹرم ریلیف گزشتہ ماہ کے بلوں کنسیڈر کیا جائے, کیونکہ لوگ پے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور اس کے بعد ساتھ کوئی لانگ ٹرم اس کا سسٹم ایوالو کیا جائے کہ ہم پاور کاسٹ کو نہ کم کر سکیں. اس کے بے شمار ریزنز ہیں, اور دیٹ کین بی ورکڈ آؤٹ, دیٹ کین بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. بہت شکریہ آپ کا طارق یوسف صاحب, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقات ہوئی ہفتے کے روز, اور اتوار کے روز لاہور کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی. آرمی چیف نے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال ہوا ہے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے صدر فیڈریشن چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ نے. ان سے بھی ہم جانیں گے ہفتے کے روز جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں عرفان اقبال شیخ بھی موجود تھے اور فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی نمائندگی کر رہے تھے. اتوار کے روز لاہور کی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا گیا آرمی چیف کی جانب سے. اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. عرفان صاحب, فائلر نان فائلر یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. نان فائلر کو جتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس ملک میں اتنی فائلر کو نہیں ملتی. اس حوالے سے میٹنگ میں بڑا اہم معاملہ اٹھایا گیا, کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ بات کی گئی کہ فائلر نان فائلر کی بات جب ہوئی تو نان فائلر کیوں, ہم ہر بندے کو فائلر کیوں نہیں بناتے. مجھے یہ سمجھایا نہیں آج تک سمجھ آ سکے بہار کی
کہ ہر بندے کو فائلر کیوں نہیں بنا رہا, نان فائلر کے جی ہم بڑھا کے سب کچھ یہ اس کے پیچھے اور موٹیوز ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہمیں ہر صورت سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ فائلر بنائیں. ہم نان فائلر کے کھیل سے نکلنا چاہتے ہیں, اور یہی بات وہاں پہ کی گئی تھی, اور انہوں نے جنرل صاحب نے بھی اس چیز کو سمجھا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل اس میں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم اس چیزوں میں ہم وہاں پہ FBR کی ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ ریفارم کر رہے ہیں, اور ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بے شمار جو ہے نا خرابیاں ہیں. آپ دیکھیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر انہوں نے صرف پیسے اکٹھے کرتے سارے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں باقی پورا FBR ڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کتنے کرتا ہے؟ اگر آپ اسی طرح سے کریں گے اور یہ اپنا لوگوں کو اس طرح تنگ کریں گے ہر چیز کے اوپر, مہنگائی کے مین وجہ جو ہے نا ابھی ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ختم کر کے ڈائریکٹ ٹیکسز آنے چاہیے, اور اسی کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ فائلر ہر صورت فائلر کیا جائے, اور نان فائلر یہاں پہ کلچر جو ہے نا پچھلے 74 سال سے جو بنایا گیا ہے اس سسٹم کو ختم کیا جانا چاہیے, یعنی اور نان اس فائلر پہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. اچھا عرفان صاحب, انلیگل امیگرینٹس بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, اس حوالے سے بھی میٹنگ میں گفتگو ہوئی. کیا گفتگو ہوئی, کیا کہا گیا, اور کیا امیدیں دلائی گئی؟ اس میں سے ہمارے ایک جو بزنس مین ہمارے بھائی ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ساری جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, دیکھیں ڈالر بھی یہاں سے پاکستان اسمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے, گندم یہاں سے جا رہی ہے, چینی یہاں سے جا رہی ہے, اور چینی کے پرائسز ہم دیکھ لیں کہ تقریباً 7 لاکھ ٹن چینی جو ہے نا شوگر وہ یہاں سے چلی جا چکی ہے وہاں پہ افغانستان میں, اور یہ وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو نہیں روکیں گے آپ, یا نہیں کر سکیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے ہمارے افغانیوں کی وجہ سے, اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ رہی ہے, اس پر جنرل صاحب نے خود کہا, بڑے ڈٹرمن طریقے سے کہا انہوں نے کہ ہم سارے بارڈر کو سیل کریں گے, اور سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کوئی افغانستان, اس کے بعد کوئی بعد میں آتے ہیں. ہم پہلے پاکستان کو سیو کرنا چاہتے ہیں, اور ہر لحاظ سے اس کو سیو بنائیں گے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. تو یہ بات ان کا جو جس جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کی, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے, اور یہ کوئی نیا پرانا پاکستان کی چھوڑ کے ہمارا پاکستان جو انہوں نے نعرہ لگایا, ہم اس نعرے کے ساتھ. بالکل بالکل, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. وہاں پر میٹنگ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بڑے اہم امور پر گفتگو ہوئی. سعودی عرب اور اس کے علاوہ UAE جو رقم یہاں پر لگانا چاہ رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہا آرمی چیف صاحب نے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہماری جو ہے محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں, ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, اور وہ پھر $25 بلین کی یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے ایگریکلچر میں, IT میں, اور اپنا ڈیفنس میں, اور ایک اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں منرلز اینڈ مائننگ میں, یہ 4 چیزوں کے اوپر وہ اپنا یہ $25 بلین جو ہے نا اس میں انویسٹ کریں گے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں جو انہوں نے ہاں بھی کر دیا, اور اس کے اوپر ان سے انہوں نے اپنا ایک بیان بھی جاری کر دیا تھا اسی وقت ہی کہ $10 بلین ابھی ہم اس کو فوری طور پہ کر رہے ہیں, اور باقی ہم بعد میں کریں گے. تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں جب جا کے محمد بن زید جو کہ دبئی کے UAE کے اپنا جو فرما روا ہے, ان سے جب بات کی جا کے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایگری کر گئے ہیں کہ $25 بلین کی یہاں پہ انویسٹمنٹ پاکستان میں مختلف ان 4 چیزوں پہ ہم کرنا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم قطر کے ساتھ بھی ہماری بات ہو رہی ہے, اور کویت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, تو میں وہاں سے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمیں ملے گا, تو ہم ایک بہت اچھے اس کے ساتھ جو نا ہم لے کے چلیں گے تاکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہو سکے. اور دوسری بات جو انہوں نے خاص طور پہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تمام اسمگلنگ جو جتنے بارڈر سے ہو رہی ہے دوسری ہو رہی ہے, ہم اس کو بڑی سختی کے ساتھ وہاں پہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. ہم اپنے جو کیا نام ہے سوشل میڈیا اس کے اوپر ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کرنسی ایکسچینج جو ہے نا اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور اپنا اس کا کہا تھا کہ ہم اس کے بھی 4 ٹاسک فورس انہوں نے کہا جی ہم اس کو FBR کے اوپر ٹاسک فورس کرتے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ساری چیز ضرورت ہے, اور چیزیں بہت اچھی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سارے کام ہونے چاہیے, اور اب پریکٹیکلی طور پہ کرنے کا اب وقت ہے, اور ابھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل اس میں وہ موٹیو نہیں ہے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے یہ کھل کے کام کرے, جو بھی کام کرنا چاہتی ہے, تاکہ پاکستان کو ہم سیدھی لائن پہ لگا سکیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا انسرٹینٹی کا, وہ انسرٹینٹی جو ہے نا وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ لوگ. اچھا عرفان صاحب اتوار کے روز لاہور کی بزنس کمیونٹی کو بھی آن بورڈ لیا گیا آرمی چیف کی جانب سے. جی میں اس میں بھی شامل تھا. تو کیا ایجنڈا ڈسکس ہوا وہاں پر بھی؟ کیا یہی ایجنڈا تھا یا وہاں کے مسائل کچھ مختلف تھے؟
नहीं, वहां पे भी इसी एजेंडे को कहा गया कि जी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिवाइव कर रहे हैं, और जितने भी लोग जो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं अपने पैसे जो बाहर ले गए हुए हैं, इन्होंने कराची में भी ये बात कही थी और यहाँ पे भी बात कही थी कि जो इन्वेस्टर जो है ना वो अपने पेमेंट जो लेके गया वो बाहर, वो भी पाकिस्तान में लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे वो नंबर 1 सिटीजन है और बड़ी इज्जत के साथ रह रहे हैं। या आप कहीं भी दुनिया के हिस्से में चले जाएंगे, आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आप जाएंगे और आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कल को आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर यह है कि सारे लोग पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आए, क्योंकि पाकिस्तानी आगे बेहतर होना है। और मैं समझता हूँ कि ये जनरल साहब की बात, इसको हम भी तइद करते हैं और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो भी लोग इसमें से अपना को पैसे बाहर ले गए हैं वो सारे पाकिस्तान में लेके आए, पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो ये डॉलर का जो ये बुरहान है, ये दूसरी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, डिवैल्यूएशन खत्म नहीं हो रही, ये सारी चीजें उसके बाद जो ना बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख आपका कि आपने हमें अहम पॉइंट्स से रोशनास कराया। मुस्लिम साहब ये बताएं कि मुस्तकबिल में मज़ीद मीटिंग्स का कोई शेड्यूल तय हुआ है कि कहा जाए कि आइंदा हर महीने या हर 2 महीने के बाद कोई मीटिंग ऐसी होगी जिससे मोराल बुलंद होता रहेगा? जी, ये बात ये है कि ये एक बड़ा ही जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं इसको एक बहुत ही इनकलाबी प्रोग्राम की नज़र से देखता हूँ। और ये बात भी वहाँ हुई है कि इन मीटिंगों को जारी रखा जाएगा। ज़ाहिर है कि उसके ड्यूरेशन के ऊपर तो इस वक्त कोई फ़ैसला करना ज़रा सा मुश्किल होता है, आर्मी चीफ़ की मसरूफियात को देखते हुए और सब लोगों की मसरूफियात को देखते हुए, लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसकी वक्तन फ़वक्तन हर सतह के ऊपर इसके बारे में मशावरत होती रहेगी और आप जल्द से जल्द देखेंगे कि इसके मुस्बत से मुस्बत नताइज आपको नज़र आएंगे। यानी मुलाकातों का तसलसल जी इंशाल्लाह रहेगा बिल्कुल ये मुस्तकबिल में। रहेगा। और इसके न सिर्फ ये कि मुलाकातों का तसलसल बरकरार रहेगा, बल्कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आप, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस तनाजुर के अंदर जो पिछले 2 दिन के अंदर लाहौर में और कराची में ये मीटिंग्स हुई, आपको मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके अमली नताइज आप बहुत जल्द देखेंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशाइन बात है और इसकी ज़रूरत भी है। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे PIA के माली बहरान के मामले पर। 750 अरब रुपए के कर्ज अदा करने हैं PIA को। PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन दाव पर लग गया है। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है PIA के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल्ला हफीज़ ने। अब्दुल्ला हफीज़, PIA की पोजीशन, PIA की साख दिन ब दिन नीचे की जानिब गामज़ाने बड़ी तेज़ी से, कर्ज़ों की अदायगियाँ 750 अरब रुपए से तकरीबन तजावुज़ कर चुकी हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? के इस टाइम पे हम अपने तारीख के कुछ संगीन तरीन माली बहरान से गुजरे, लेकिन हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर बहुत सारा सबसे जो बड़ा अंसर है या जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो पाकिस्तान की अपनी माशी सूरत हाल है। जो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी आजकल आपको नज़र आ रही है और जो डॉलर की शदीद इस टाइम पे जो आपके पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, जो डॉलर की शदीद किल्लत पाकिस्तानी मार्केट में है वो इवेंचुअली PIA के ऑपरेशन को भी मुतासर कर दिया। हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि देखें PIA एक बैनुल अक़वामी इदारा है, पाकिस्तान की शायद सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा 70 to 80% जो हमारे अखराजात हैं वो डॉलर मद के अंदर होते हैं। तो जब मुल्क के अंदर डॉलर की किल्लत होती है और मुल्क की क्रेडिट रेटिंग मनफी हो जाती है, CCC रेटिंग होती है, तो ऑब्वियसली फिर उसका इम्पैक्ट आता है PIA के बिजनेस के अंदर भी कि जो हमारी बहुत सारी क्रिटिकल पेमेंट्स है वो नहीं हो पाती। हमारे जो इंजन और जहाज़ों की लीजिंग की कंपनियां हैं जिनने हमें जहाज़ लीज पे दिए हुए होते हैं, उनका जो एतमाद है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है PIA या पाकिस्तान के ऊपर से। जी अब्दुल्ला साहब, प्राइवेटाइज करने की बातें की जा रही हैं, तो आपको हम इस वक्त आपको क्या, हम सबको यही लगता है कि PIA को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, जितनी तेज़ी से PIA खसारे की जद में है। तो इस हवाले से आपके इंतज़ामिया के क्या रवाबित शुरू हो गए गवर्नमेंट से? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं पहले सवाल का जवाब पहले मैं देता हूँ। देखें, PIA का अगर आप कहें ना खसारा, तो PIA का खसारा इस तरह खसारा नहीं है कि ये इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने ऑपरेशन मैनेज नहीं कर पाती। PIA अभी भी ऑपरेशनली मुनाफे में, ये ऑपरेशनली हम ब्रेक इवन कर चुके हैं। हमारे जहाज़ों के ऑपरेशन से हमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, ऑपरेशन से नुकसान नहीं हो रहा PIA को? ऑपरेशन से PIA को नुकसान नहीं हो रहा। ये बात आपके सामीन के लिए एक शायद हैरतकुन बात होगी, लेकिन ये बात फैक्ट है जी, तभी मैंने कि बात PIA रिपीट अभी की। भी
पी आई अभी भी अरबों रुपए का जो ना ऑपरेशनल मुनाफा कमाता है, लेकिन मसला ये है कि जब आप पुराने कर्जों और सूद की अदायगियों को इसके अंदर शामिल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मजबूरी तौर पे खसारे के अंदर चली जाती कितना कर्जा है। है सूद समेत मजमूई तौर पर पीआईए पर? देखिए, पीआई की बैलेंस शीट के ऊपर इस टाइम पे 742 अरब रुपए के जो लाइबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि अगर हर साल उसकी आपको प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, जो अब आप देखते हैं कि 19.5% तक इंटरेस्ट रेट चला गया, जब आपको वो अदा करनी पड़ती है तो साल के अंदर तकरीबन 100 अरब की तो सिर्फ ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है जो कि यानी आपको पे 1000 करनी अरब रुपए से तजावुज कर गए पीआईए के कर्जे सूद समेत? नहीं, 1000 से नहीं, 742 अरब एग्जैक्ट फिगर है उसकी। और यही अमाउंट जो है वो कोटेबल है यहाँ पे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस तरीके से पीआईए मुलाजमीन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो क्या उनके इल्म में नहीं है कि पीआईए इस वक्त खसारे में है? वो डिमांड्स क्यों कर रहे हैं और आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे, या उनके साथ मीटिंग करके इस मामले को ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? देखें, एक सवाल जो आपने पहले भी पूछा था और वो यहाँ पे मैं उसका जवाब दोबारा देना करूंगा क्योंकि इसके साथ लिंक्ड होता है। पीआई के मुतालिक लोगों को ना बहुत सारी अनसर्टेनिटी का शिकार हो गए हैं। वो समझते हैं कि शायद पीआई को या तो बंद किया जाने लगा है या पीआई को प्राइवेटाइज किया जाने लगा है। पीआई को मैं आपको बात बता दूं, अभी पीआई को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। पीआई की तंजीम नौ का मंसूबा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने तरतीब यानी किया हुआ है, जिसके अंदर वो प्राइवेटाइजेशन पीआई की की सारी बुनियादी बातों को तौर आप बेबुनियाद करार दे रहे हैं? नहीं, मैं बेबुनियाद नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट पीआई की प्राइवेटाइजेशन का मंसूबा नहीं है। इस टाइम पे पीआई की तंजीम नौ का मंसूबा है। जी। पीआई की बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना है। पीआई के जिम्मे जो वाजिबुल अदा कर्जा जाते हैं उनको पीआई की किताबों में से निकाल के उसको कोई किसी डिफरेंट जगह के ऊपर लेके जाना है। उसके बाद पीआई के मुतालिक जो मुस्तकबिल का फैसला होगा वो आने वाली हुकूमत करेगी। आने जो वाली एम्प्लॉइज हुकूमत पे की फैसला यूनियन है, करेगी, सही है। जी, जो एम्प्लॉइज की यूनियन है वो भी, उसको भी, उनके साथ भी हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे पीआई जिस संगीन माली बुहरान से गुजर रही है, ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे मुतालबे करना शायद मुनासिब नहीं, ये उसका वक्त नहीं। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि पीआईए और एफबीआर के दरमियान हम देख रहे हैं एक सख्त जंग चल रही है। क्या वजह है? दोनों कौमी इदारे हैं, कभी एफबीआर आपके अकाउंट्स मुंजमद कर देता है, फिर वो बाद में तरदीद जारी कर देता है, फिर दोबारा अकाउंट्स के ऊपर बात आ जाती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में पीआईए ने पैसे जमा नहीं कराए। तो जब मुनाफा बख्श इदारा है पीआईए, आप कह रहे हैं ऑपरेशन से फ़ायदा हो रहा है, तो फिर रकम क्यों नहीं जमा कराई जाती और इन दोनों के दरमियान गैप क्यों बढ़ रहा है? मैं शायद लाइटर नोट में कहूँ, कहते हैं कि यार गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। पीआईए इस टाइम पे चूंकि पूरी सूरत हाल के अंदर से गुजर रहा है तो हर बंदा उसके अंदर से अपना हिस्सा निकालने के चक्कर में। पीआईए, आप जिस तरह जानते हैं, एक सरकारी इदारा है। पीआईए की बैक के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान खुद खड़ी है और एफबीआर ने जो पैसा रिकवर करना है वो भी उसने हुकूमत के लिए करना है। बिल्कुल। तो अक्सर ये हमारी बात उनके साथ ये होती है कि यार देखें, एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब के अंदर पैसा देना है, तो जब इस तरह के सख्त तरीन इकदाम किए जाते हैं तो उससे पीआई की साख बहुत ज्यादा मुतासर होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। हमारी लेसोर्स जो है, जिन्होंने हमें जहाज दिए हैं, जिन्होंने इंजन दिए हैं, जिन्होंने हमें कर्जा दिया है, वो कहते हैं कि भाई जब आपके अपने मुल्क के अंदर लोगों को आपकी काबिलियत और आपकी कॉम्पिटेंस पे यकीन नहीं है तो हम किस तरीके से करें। तो ये एक बहुत मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत है, बदकिस्मती से ये वाकयात होते हैं। हम उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक्शन वो फिर भी ले लेते हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी बता दें कि आपने प्रोग्राम फोकस में इंकशाफ किया था कि अगस्त के महीने की तनख्वाह हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी का अकाउंट से अदा की है मुलाजमीन को। अब सितंबर शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में पीआईए के पास क्या तनख्वाहें अदा करने के पैसे हैं या फिर हुकूमत से रब्ता किया आप लोगों ने इस हवाले से? देखिए, हुकूमत से तो हमारा मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रब्ता रहता है। हम इस हुकूमत से दरख्वास्त करें कि जो हमारे इंटर सपोर्ट के पैसे दिसंबर से फंसे हैं, हमें अगर वो रिलीज कर दिए जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपना ऑपरेशन को रन करने में। बहुत सारी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो हम क्लियर कर पाएंगे। इस दफ़ा भी तनख्वाहों के पैसे किसी न किसी बैंक से ही नेचुरली अरेंज होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि इस टाइम पे मेन प्रायोरिटी ऑपरेशन को चलाना है और ऑपरेशन के अंदर जितने खर्चे, जितने अखराजात होते हैं, वो आमदनी से जो भी आमदनी आती है उसके अंदर पहली प्रायोरिटी उनकी होती है। तो यानी अभी अभी जेब में इतने पैसे हैं पीआईए के पास कि वो सितंबर में मुलाजमीन की तनख्वाह अदा कर लेगा, या फिर किसी से रब्ता किया है? जी, हमारा राब्ता है एक बैंक से, एक कौमी बैंक से, कि उनसे हम थोड़ी सी एक कौमी क्रेडिट बैंक लाइन तो हम उनसे extend- या तो नेशनल बैंक है या फिर स्टेट बैंक से आपने रब्ते किया हो, यही दो नहीं बैंक। स्टेट स्टेट बैंक तो नहीं देती पैसे, जी, लेकिन मतलब बस यही दो बड़े बैंक इंशाल्लाह हैं। उनसे होगा एक आध दिन में हमसे पैसे अगर ड्रॉ डाउन हो गए। आखिर में मुझे ये बता दें, पीआईए ने सऊदी अरब को कितने पैसे देने हैं और यूएई और वो इस्तांबुल एयरपोर्ट को कितने पैसे देने, कितनी बैरूनी अदायगियाँ करनी है? वक्त की किल्लत है, मुख्तसर बता दें।
अदायगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोई टोटल मिला के मेरे ख्याल में 40-50 मिलियन डॉलर्स है जो कि शायद हमें अदा करने होंगे तमाम इन लोगों को, तमाम ये बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स को मिला के। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हफीज़, आपने PIA के हवाले से हमें बताया। ये बात तो तय है कि PIA इस वक्त शदीद खसारे में है, बल्कि तारीख़ी खसारे में है, और इस महीने की तनख्वाह भी किसी बैंक से बोरो किया जाएगा अमाउंट, और PIA उससे बोरो करके मुलाजमीन को पैसे देगी। और गुज़िश्ता महीने भी PIA ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से पैसे लेकर मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी की थी। मुस्लिम मोहम्मदी साहब, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया था, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।